Good morning. Good morning, sir. Just wait for 1-2 minutes more and then we'll start with this class. See, let's start. बाकी लोग जब आएंगे we should start now. 8-2 हो गया. So, see, equivalent resistance होता है, ठीक है. I'll be brief. यदि डिटेल में जाना है तो मैंने वीडियो दे दिया था. तो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं और उसको रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें लगाना है. तो सिंगल रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है. तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पता करने का देयर आर डिफरेंट मेथड्स. वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज सीरीज एंड पैरेलल. एक दूसरा मेथड होता है जिसे कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन. फिर एक होता है जिसे कहते हैं सिमेट्री मेथड. फिर एक होता है जिसे कहते हैं इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क मेथड. एंड देन यदि ये सब कुछ भी अप्लाई नहीं होता तो लास्ट में केवीएल केसीएल मेथड होता है, ठीक है. तो इन सब डिफरेंट मेथड्स हम क्या कर सकते हैं कि हमें हमारे पास यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं और उसका कंबाइंड एक सिंगल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं. और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस की जगह पे एक रेजिस्टेंस लेना है. ऐसे लेना है कि जब सेम बैटरी कनेक्ट करें तो सेम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे सर्किट में. दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इन डिटेल इफ यू वांट टू नो, आई हैव पोस्टेड द वीडियो, ठीक है. हर बार लेट हो जाता है इसीलिए, लेकिन मैं छोटा ही रखता हूँ वीडियो को, हाफ एन आवर का, कि मतलब आप जल्दी से देख सकें उसे, ठीक है. तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी सेंटर्ड अबाउट दिस ओनली. तो सीरीज एंड पैरेलल जो होता है, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल इज वेरी सिंपल. ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम सीरीज लेते हैं तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है, मान लेते हैं एक के बाद एक इस तरह से होता है, R1 R2 R3, और इन तीनों में करंट जो होगा करंट सेम हो रहा होगा. सो सीरीज रेजिस्टेंस में ये ध्यान रखना है कि करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. मतलब कहने का कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है. तो ये V1 जो होगा ये I टाइम्स R1 हो जाएगा, V2 जो होगा ये I टाइम्स R2 हो जाएगा, और V3 जो होगा ये I टाइम्स R3 होगा. ये ओम्स लॉ से डायरेक्टली आ रहा है हमारा, ठीक है. और नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा इस तरह से.
वैसे ही पैरेलल रेजिस्टेंस जो है, पैरेलल रेजिस्टेंस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। लेट्स से बैटरी से कनेक्टेड है, ये R1 है, ये R2 है। तो बेसिकली यहाँ पे करंट जो होगा, ये करंट दोनों में अलग अलग हो जाएगा, I1 I2, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेम बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा। तो सेम बैटरी से कनेक्टेड, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, लेकिन करंट अलग अलग हो गया। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस जो होगा 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि मल्टीपल रेजिस्टेंस जब इन दोनों तरीके से कनेक्टेड हो, जो मैंने अभी शो किया है, तो हम इसे सीरीज और पैरेलल कहते हैं, और इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड जो है उसे कहते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन या मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन क्या होता है? तो मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन होता है कि सीरीज और पैरेलल डायरेक्टली नहीं लग पाता है, लेकिन सीरीज और पैरेलल किसी एक हिस्से पे लग पाता है सर्किट के, और जब उस पार्ट पे हम सीरीज और पैरेलल लगा देते हैं तो फिर बाकी पार्ट जो बचा हुआ रह जाता है उसके किसी पार्ट पे लग जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, हम बार बार सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला सर्किट में लगाते जाते हैं। एक बार लगाते हैं कुछ पार्ट पे, फिर उससे जो नया सर्किट बन के आता है उस पे हम फिर से लगा सकते हैं, फिर जो नया सर्किट बन के आएगा उससे लगा सकते हैं, और फाइनली हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में वी यूज सीरीज एंड पैरेलल formula repeatedly to reduce the circuit, So let's take an example to understand this method of successive reduction. Suppose हमारे पास एक सर्किट है, ये 2 ohms है, यहाँ पे एक 2 ohms है, यहाँ पे भी 2 ohms है, 2 ohms है, 2 ohms, and say this is 1 ohms, this is 1 ohms, this is 1 ohms, this is 1 ohms, और A एंड B ये दोनों पॉइंट है। इसके अक्रॉस फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। इस दो पॉइंट AB के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो इसमें आप देखिएगा तो डायरेक्टली आप सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो सर्किट है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में आप सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई इट हियर, यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस हिस्सा में जब हम सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रुक जाइए, थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना होगा रेजिस्टेंस, नहीं तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। द रेजिस्टेंस आई हैव गिवन यू, वैल्यू चेंज करना होगा। लेट मी चेंज द वैल्यू, जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए, देखना होगा कौन सा वैल्यू से हमारा काम बन जाएगा। 224, एक सेकेंड। बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है उससे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं एक सूटेबल वैल्यू सर्किट में पुट करता हूँ।
चलिए इसी वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आई डेंट वांट टू मेक द कैलकुलेशन डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में हम सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस पार्ट। तो 2 और 2 आपस में सीरीज में है और 1 जो है वो इसके साथ पैरेलल में है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, बस इतने से जो रेड पार्ट मैंने दिखाया है डॉटेड, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 2 2 4 सीरीज में है और 1 उसके साथ पैरेलल में है। तो आई कैन से दिस विल बिकम 4 into 1 upon 4 plus 1, तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतने हिस्से का। तो अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे, हम इसके जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लेंगे जिसका वैल्यू होगा 4/5 का, इधर के तरफ बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जो पहले जैसा था। इस तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, ये अभी भी 2 ohms होगा, ये 2 ohms होगा, ये 2 ohms होगा, यहाँ पे 1 ohms हो जाएगा, ये 1 ohms हो जाएगा और ये 1 ohms हो जाएगा। तो अब हमने सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब यदि आप देखिएगा तो फिर से यहाँ पे ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज और पैरेलल में है, लेकिन पूरा सर्किट नहीं है सीरीज और पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, इसे हम रिड्यूस करेंगे इस बार। तो अब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये दोनों 4 5 2 सीरीज में है और 1 के साथ पैरेलल में है। तो अब हम 4 और 5 का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 4 और 5 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 14/5 ओम्स और ये 1 के साथ पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा 14/5 into 1 divided by 14/5 plus 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, दिस व्हाट आई वाज सेइंग कि थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ये 19/5 हो जाएगा। तो ये 5/19 हो जाएगा, 5 गेट्स कैंसल्ड आउट एंड दिस इज 14/19। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 14/19 ओम्स आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो अब हम इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो दिस विल बिकम 14/19 ओम्स और इधर की तरफ हमारे पास अभी वही पुराना वैल्यू इस तरह से रहेगा, दिस विल बी 2 ओम्स, दिस विल बी 2 ओम्स, 2 ओम्स, यहाँ पे 1 ओम्स है और यहाँ पे भी 1 ओम्स है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आप देख रहे हैं बार बार सक्सेसिव रिडक्शन से हम सर्किट को धीरे धीरे करके छोटा करते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले पार्ट पे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन लगाएंगे। ये सीरीज और पैरेलल में है तो इस वाले पार्ट पे लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट के लिए जो हो जाएगा दिस विल बी 14/19 प्लस 2। तो इससे हमें इन दोनों का सीरीज का पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 38 14 52/19। ये 52/19 जो सीरीज में है और वो 1 के साथ पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 52/19 into 1 divided by 52/19 plus 1. So what I get here is 52/19 और इधर की तरफ हो जाएगा 71, 19/71, 19 gets cancelled out, we have 52/71। तो ये जो हो जाएगा इसका 52/71 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ रह जाएगा तो ये हो जाएगा 52/71 हो जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम्स और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या है, बस लास्ट स्टेप बचा है। ये लास्ट स्टेप को आप इजीली आप रिड्यूस कर सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। सो एनी प्रॉब्लम विद दिस आइडिया ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली सीरीज और पैरेलल जो है पूरे सर्किट पे नहीं लग रहा होगा, किसी पार्ट में लग रहा होगा सर्किट के। तो उस पार्ट में बस सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और धीरे धीरे करके सर्किट को रिड्यूस करते चले जाना है टिल द पॉइंट आपके पास फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूंगा एक दूसरे सिचुएशन का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। दिस इज अ मेथड, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमेट्री में बेसिकली दो टाइप का सिमेट्री होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टाइप 1। टाइप 1 सिमेट्री हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैं एक सर्किट लेता हूं,
और let's say all the resistance are R. Fine. Or let's say this point is A and this point is B. Find R equivalent across A and B. A B के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। अब दो तरीके का सिमेट्री होता है, एक होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, वो लाइन जो होता है करंट जिस साइड से एंटर करता है और करंट जिस साइड एग्जिट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस जो होना चाहिए रेजिस्टेंस शुड बी मिरर इमेज। रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो मिरर इमेज होना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस। इज इट फाइन? तो हमारे पास कोई भी एक सर्किट होगा और वो सर्किट आपको सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। सिमेट्रिकल कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको देखना है कि क्या उस पे आप एक ऐसा लाइन बना सकते हैं जो करंट के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। उसके दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मिरर इमेज होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दिखने में सेम होना, दिखने में मतलब वैल्यू सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक साइड आर है तो दूसरे साइड भी आर है, इसका मतलब क्या, ये जो है एक आईना की तरह काम कर रहा है, उसमें जो है सेम दिख रहा है रेजिस्टेंस, तो इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। तो इस टाइप 1 सिमेट्री में क्या होता है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और उस पे जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है और उस पे जो रेजिस्टेंस होते हैं बेसिकली उसका जो पोटेंशियल होता है, लाइक से दिस पॉइंट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो इन सब पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। सो व्हाट विल हैपन इफ द पोटेंशियल बिकम सेम? ठीक है, बता सकते हैं क्या होगा यदि पोटेंशियल सेम हो जाएगा? सर इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री उसके रेजिस्टेंसेस आएंगे और सेकंड वाले पार्ट में भी, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें कुछ। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पास है, ठीक है। एग्जैक्टली दैट इज नॉट द आंसर। तो सी आई विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस, बस ये जान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस होता है देयर इज नो करंट, there is no current in the resistance line on the line of symmetry because of same potential। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है एंड देयर इज नो करंट इन द रेजिस्टेंस लाइंग ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो रेजिस्टेंस है आर और आर, यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी करंट नहीं होगा। अब जब करंट नहीं है तो इसका काम भी कुछ सर्किट में नहीं होगा। देयर इज नो नीड ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड यू कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। आप क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा सकते हैं, ठीक है। जब इसका कोई काम ही नहीं है तो रेजिस्टेंस को सर्किट से हटाना कोई मुश्किल काम हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इफ a junction lies on the line of symmetry, यदि एक
जंक्शन लाई करता है लाइन ऑफ सिमेट्री पे, देन वी कैन डिसोसिएट it as there will be no exchange of current. तो ये सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है? सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है कि यदि आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं और उस पर कोई जंक्शन लाई कर रहा है, तो जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा वायर आके मीट करते हैं। तो इस डायग्राम में एक जंक्शन है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है। तो ये कह रहा है कि यदि जंक्शन रहता है लाइन ऑफ सिमेट्री पे, देन वी कैन डिसोसिएट इट एज देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ करंट। तो इस पॉइंट पे करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब कि जो करंट है, ये मान लीजिए इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो वो सीधा चला जाएगा, ये ऊपर नीचे की तरफ जो है स्प्लिट नहीं करेगा। यदि यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ पे भी करंट आई हो जाएगा। इज इट फाइन? तो हम इसे डिसोसिएट कर सकते हैं। डिसोसिएट कर सकते हैं का क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे, वी विल सी लेटर ऑन कि डिसोसिएट कर सकते हैं। आई विल टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू, बट अभी जो है ये दो पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा कि एक सिमेट्री होता है, सिमेट्री में टाइप 1 सिमेट्री होता है। टाइप 1 सिमेट्री क्या होता है कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर टाइप में एक लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है, सच दैट जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मिरर इमेज हो जाए। मिरर इमेज रेजिस्टेंस में सेम करंट भी होना चाहिए। जब ये सब कंडीशन फुलफिल होगा तो हम ये दो पॉइंट्स कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लाई कर रहा होगा उसमें कोई भी करंट नहीं होगा। तो अब देखिए, यदि मैं इसका पहला पॉइंट अप्लाई करूं कि देयर इज नो करंट इन द रेजिस्टेंस लाइन ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज ऑफ सेम पोटेंशियल, तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा रिड्यूस होकर इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा सर्किट हमारा रिड्यूस होके, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं था उसे हटा दिया। ठीक है, तो अब ये R है, ये R, ये R, ये R, ये R और ये R है। तो बेसिकली ये सर्किट क्या हो गया, ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा हमारा, ऊपर में 2R, उसके नीचे 2R और उसके नीचे 2R, और ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। अब ये 2R 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 आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। सो बेसिकली R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 3/2R हो जाएगा। तो बेसिकली R इक्विवेलेंट विल बी 2R/3। दिस विल बी आवर आंसर। सबके समझ में ये आया मेथड? आई विल बी टेकिंग अप मेनी एग्जांपल्स, 4-5 एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, बट ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। These are the two very important points here that you need to remember about equivalent circuit. Is it fine? Any question up till now? ठीक है? नो सर। सबके समझ में आ रहा है ये? सर लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो जंक्शन है वो तो ऊपर और नीचे भी रहेगा, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे। हाँ, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, ठीक है ना। ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली इसे भी आप डिसोसिएट कर सकते हैं, ये कंडीशन उसके लिए भी लगेगा, ठीक है। नो एक्सचेंज, यहाँ पे भी जो करंट आ रहा होगा, मान लीजिए कि इसमें I डैश आ रहा है तो ये इधर की तरफ I डैश चला जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। इज इट फाइन? जितने भी जंक्शन होंगे सब पे ही लगेगा। इधर की तरफ यदि इसमें I डबल डैश आ रहा है तो ये भी इधर की तरफ चला जाएगा I डबल डैश। दोनों पॉइंट्स जो है, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप देख रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं कि देयर इज नो करंट इन द रेजिस्टेंस लाइन ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ करंट। यस आया ये समझ में? यस। एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? नो सर। चलिए फिर लेट्स मूव अहेड।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सारे रेजिस्टेंस जो है उनका वैल्यू आर है, आर आर। हमें पता करना है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सो जो अभी मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है, आप इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वन मोर थिंग आई विल लाइक टू से हियर, रेजिस्टेंस लाइन अलोंग, ठीक है, ये वर्ड ऐड कर लीजिएगा। देयर इज नो करंट इन द रेजिस्टेंस लाइन अलोंग, ठीक है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग रहता है उस पर कोई भी करंट नहीं रहता। So try to find out this. I'll give you 2 minutes. Take 3 minutes. सर 4R/3। 4R/3 आ रहा है। यस सर। 4R/3 या 4, चलिए लेट्स विल सी। सबने ट्राई कर लिया? यस सर। चलिए लेट्स सी। देखिए यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इसके अलोंग लाई करने वाला रेजिस्टेंस, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग कोई भी रेजिस्टेंस लाइन नहीं कर रहा है, बट देयर इज अ जंक्शन। बट यहां पे एक जंक्शन है, दिस पॉइंट। तो इस जंक्शन पे क्या हो रहा होगा कि यदि इधर से कोई करंट I1 आ रहा होगा तो वो सीधा इसमें I1 चला जा रहा होगा, इसमें कोई करंट I2 आ रहा होगा तो इसमें I2 चला जा रहा होगा। इस जंक्शन पे कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो बेसिकली इस जंक्शन को, जो यहाँ पे सेंटर में है, इस जंक्शन को हम डिसोसिएट कर सकते हैं, मतलब तोड़ के अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई करंट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है तो इसके जगह यदि हम ये वाला भी डायग्राम बनाएं, यदि हम ये वाला भी डायग्राम बनाएं, so there will be no impact on the current in the circuit। यदि मैं ऐसे भी डायग्राम बना दूं तो सर्किट में कोई भी करंट का इंपैक्ट नहीं होगा। ये I1 इधर से आएगा इसमें चला जाएगा, I2 इधर से आएगा इसमें चला जाएगा।
ठीक है, तो हम इस तरह से डिसोसिएट कर देते हैं, उसको तोड़ के अलग कर देते हैं बेस्ड ऑन द करंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट यहाँ पे, एक सेकेंड, दिस पार्ट, ये बेसिकली क्या है, सीरीज पैरेलल में है। सिमिलरली ये जो पार्ट है ये भी क्या है, सीरीज पैरेलल में है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन से दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ये हो जाएगा 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर। सो बेसिकली दिस इज 2/3R। सिमिलरली इसका जो होगा ये भी 2/3R हो जाएगा। तो ये सर्किट जो होगा, दिस सर्किट विल रिड्यूस टू समथिंग लाइक दिस। इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3R, ये हो जाएगा 2/3R, दिस इज R, R, R एंड R। नाउ इट्स वेरी इजी टू रिड्यूस दिस सर्किट। अब बहुत ही आसान है इसको रिड्यूस करना। ये तीनों सीरीज में हो गए, ये तीन सीरीज में हो गए, तो हम ये ऊपर वाले तीनों का, ये जो तीन रेजिस्टेंस है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3R प्लस 2R। सो बेसिकली दिस विल कम आउट टू बी 8/3R। ठीक है, तो ये 8/3R आ गया और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R डैश प्लस 1/R डैश। सो बेसिकली R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R डैश बाई 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 8/3R अपॉन 2 हो जाएगा। हाँ सही, 4/3R आ जाएगा आंसर। तो दिस विल बी 4/3R हो जाएगा इधर की तरफ आंसर। Now let's take another question. Suppose just a second. All the resistance are R. Find R equivalent between A and B. A और B के बीच में R equivalent पता करना है आपको। Just take 2-3 minutes and try to solve this. Sir, 8R/7. 8R/7. 7. Okay. Just wait 1 or 2 minutes more for others to finish.
So let's discuss this question. So if I draw a line of symmetry, यदि मैं एक line of symmetry बनाता हूं, तो ये line of symmetry हो गया, इसके across जो रेजिस्टेंस है वो मिरर इमेज होंगे। अब क्या होगा, एक जंक्शन लाई कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं करेंगे, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए इसमें हम जीरो नहीं कह सकते हैं। तो इस जंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यदि I1 करंट होगा तो ये एक I1 करंट सीधा इसमें चला जाएगा, और इसमें I2 करंट होगा तो वो सीधा I2 करंट इधर की तरफ चला जाएगा। तो हम यदि इसे डिसोसिएट करें तो हमारे पास सर्किट इस तरह से बन जाएगा। it will look like this. This will be the circuit. अब देखिए डिसोसिएट करने के बाद ये इस तरह से हो गया, दिस इज R R R R एंड R। अब बहुत ही आसान हो गया सर्किट को सॉल्व करना, क्योंकि यदि हम ये सारा रेजिस्टेंस लें तो इन सब रेजिस्टेंस के सामने जगह पे हम लिख सकते हैं 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, दैट इज 2/3R। तो बेसिकली ये पूरे रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये आपस में R और R सीरीज में है, वो एक R के साथ पैरेलल में, इसीलिए मैं ये आंसर लिख दे रहा हूँ। R इक्विवेलेंट जो है 2/3R। तो ये जो रिड्यूस हो जाएगा ये इस तरह से बन जाएगा, R 2/3R R R R, ये इस तरह से बन जाएगा। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, ए और बी पॉइंट के क्रॉस सॉल्व करना है हमें। तो ऊपर में 3 सीरीज में है, नीचे में 2 सीरीज में है, आपस में ये पैरेलल में है, तो हमारे पास जो नेट हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस, ऊपर वाले का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा R प्लस 2/3R, नीचे वाले का वैल्यू हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है ये हो जाएगा 8/3R, और नीचे में 2R है, ये आपस में पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 3/8R प्लस 1/2R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो वी गेट 1/R इक्विवेलेंट एंड दिस इज 8R, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4 times, so this is 4. So basically we get this as R equivalent as 8R/7. This is the answer to this part. Is it fine? ये समझ में आया? Any problem with this? कितने लोगों का आंसर आया 8R/7? एक आंसर मेरा ओके, मेरा भी था सर। ओके संस्कृति, यू आर गेटिंग दिस? यस सर, वो गलती कर दी थी। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको क्या करना है? यस सर। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2 ऑफ सिमेट्री, या टाइप 2 सिमेट्री लाइन। तो पहला वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था जब मैं टाइप 1 सिमेट्री एक्सप्लेन कर रहा था, दिस क्वेश्चन, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन अगेन। सो सेम क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। सो दिस विल बी लाइक, see another type of symmetry, बेसिकली करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, इनिशियल सर्किट में। तो यदि हम ए और बी को ज्वाइन कर दें, जिस 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, उन्हीं 2 पॉइंट के अलोंग यदि एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो इसे कहते हैं टाइप 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। टाइप 2 लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि द mirror image junctions are at same potential। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो जंक्शन है
that is the junction, let's name it, इसको नाम दे देते हैं C और D। तो पोटेंशियल ऑफ C जो होगा पोटेंशियल ऑफ D के बराबर होगा हमेशा मिरर इमेज जंक्शन। बेसिकली ये भी पार्ट 1 से ही फॉलो कर रहा है। पार्ट 1 में भी बताया था मैंने कि टाइप 1 सिमेट्री के लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली उनका जो पोटेंशियल हो जाता है वो सेम हो जाता है, सो इस कारण करंट एक्सचेंज नहीं होता है। तो वहीं से ये भी पॉइंट आ रहा है कि द मिरर इमेज जंक्शन आर एट द सेम पोटेंशियल, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस जो दो जंक्शन होंगे उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो वी कंबाइन द टू जंक्शन by folding the circuit को along the line of symmetry। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो हम C और D पॉइंट को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? बाय फोल्डिंग द सर्किट को फोल्ड करके। कहां से फोल्ड करते हैं? तो अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेसिकली ये इस तरह से इसे हम फोल्ड करके जोड़ देंगे। तो बेसिकली इसे यदि मैं जोड़ूंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। यदि मैं लाइन ऑफ सिमेट्री के मैं डी पॉइंट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा हूं तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, ये इस तरफ एक रेजिस्टेंस है। अब नीचे वाला जो हो रहा है वो फोल्ड कर दे रहा हूं। तो नीचे वाला फोल्ड जब मैं करूंगा तो एक रेजिस्टेंस इसके बगल में आ जाएगा नीचे से, एक रेजिस्टेंस इसके बगल में आ जाएगा नीचे से, और एक रेजिस्टेंस इसके बगल में आ जाएगा नीचे से, और सी और डी दोनों पॉइंट यहाँ पे आ गए। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने से सी और डी पॉइंट एक साथ आ गए हैं। किस पॉइंट के, किस लाइन के अलोंग फोल्ड किया? तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग फोल्ड किया। क्यों फोल्ड किया? क्योंकि उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो जो भी दो पॉइंट होते हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है उनको यदि आप कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट में करंट पे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ करंट। तो हम इसीलिए इसे फोल्ड कर दिए। अब फोल्ड कर दिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लू रेड ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रिड्यूस करेंगे। अब तो पैरेलल वाले को हम इसे लिख सकते हैं, ये r/2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में पैरेलल में है r और r, उसका हाफ जो होगा r/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से r/2 हो जाएगा पैरेलल में, फिर यहाँ से r/2 हो जाएगा पैरेलल में, फिर ये r हो जाएगा पैरेलल में, और फिर ये r हो जाएगा पैरेलल में। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एनी आइडिया? कोई बता सकता है इसके आगे? थोड़ा इसके आगे मुश्किल है यहाँ से सॉल्व करना। मैं बस जानना चाहूंगा कि इसके आगे अब कैसे सॉल्व करें। सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ना ये? एग्जैक्टली, हाँ, लोगों को पता है। इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था हीट वाले चैप्टर में, जहाँ पे हीट फ्लो हो रहा था। ठीक है, वैसा ही सर्किट है, क्योंकि रेशियो, इसे यदि हम R1 कह दें, इसे हम R2 कह दें, इसे हम R3 कह दें, और इसे हम R4 कह दें, तो R1/R2 यदि R3/R4 के बराबर हो रेशियो, तो ये जो पांचवा रेजिस्टेंस होता है R5, देयर इज नो करंट इन R5, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यदि R5 में कोई भी करंट नहीं है तो हम R5 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास सर्किट बचेगा दैट इज R/2, R/2, R and R। Now this becomes very easy to solve। अब ये बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने का। आप आराम से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। There is no need to go into the go for further calculation। यहाँ से डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिएगा। Is it fine? ये समझ में आया आप लोगों के? Yes sir। ठीक है,
सो लेट्स टेक अप सम अदर क्वेश्चन, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं बेस्ड ऑन टाइप 1 एंड टाइप 2 सिमेट्री, यदि ये सब समझ में आ गया है तो। ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम सिमेट्री का यूज तो कर सकते हैं, बट सिमेट्री का यूज जब हम करते हैं तो बेसिकली 3 डायमेंशनल सिचुएशन होता है। तो पहले हम 3 डायमेंशनल सिचुएशन को 2 डायमेंशनल सिचुएशन में रिड्यूस करते हैं और उसके बाद हम लाइन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे 3 डायमेंशनल क्वेश्चन होते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री के जगह पे प्लेन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इन 3D क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ line of symmetry we have plane of symmetry। ठीक है, 2D में लाइन होगा और 3D में प्लेन होगा, plane of symmetry। and 3D questions can also be solved by reducing it to 2D question and then using line of symmetry concept। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए रेजिस्टेंस का, वो 2D रेजिस्टेंस था। सारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए थे वो 2 डायमेंशन में लगे हुए थे। कभी कदार क्या हो कि 3 डायमेंशन में भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, ठीक है, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दें, एक ऐसा प्लेन ढूंढ लें जिसके अक्रॉस वो मिरर इमेज हो, या दूसरा तरीका ये है कि हम 3D क्वेश्चन को 2D क्वेश्चन में रिड्यूस कर दें किसी तरीके से, यदि पॉसिबल है रिड्यूस करना। और 2D क्वेश्चन में रिड्यूस करने के बाद हम लाइन ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट जो अभी डिस्कस किए थे उसका इस्तेमाल कर लें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इज इट फाइन? सो आई विल स्टॉप हियर। आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि इट विल टेक मी सम टाइम टू डिस्कस 3D कॉन्सेप्ट। आधा घंटा चाहिए और मैं वन गो में जाना चाहता हूँ 3D कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस 3D सिमेट्री और इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क एंड KCL एंड KVL मेथड में डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जितना भी तरीका है सब वन गो में 2 क्लासेस में कर लेंगे हम। Is it fine? Yes sir। So please go through this line of symmetry। एक बार दोनों line of symmetry को अच्छे से देख लीजिएगा। So we'll end the class here। चलिए, thank you।